नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार मीणा, सहायक कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेलवे, लखनऊ डिवीज़न। आज हम चर्चा कर रहे हैं रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के बारे में। रेल कर्मचारी जब रेलवे ज्वाइन करता है तो वह अन्य सुविधाओं की तरह ही चिकित्सा सुविधा के लिए भी वह पात्र हो जाता है। रेलवे कर्मचारी के साथ साथ उसका परिवार, उसके आश्रितजन, सभी लोग निःशुल्क चिकित्सा सुविधा रेलवे चिकित्सालयों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जब कर्मचारी रेलवे ज्वाइन करता है उसके पश्चात वह एक फॉर्म भर के अपने आश्रितजनों का, अपने परिजनों का, उनका फ़ोटो लगा के फॉर्म फिलअप करके और प्रदान करता है। उसके पश्चात उसको एक मेडिकल कार्ड जारी किया जाता है। उस मेडिकल कार्ड को हॉस्पिटल में ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसके पश्चात उसको चिकित्सा सुविधाएं, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। अब कर्मचारी का परिवार में कौन कौन कवर होंगे, तो जो पास रूल 1986 है उसमें उसके अनुसार परिवार की जो परिभाषा दी गई है और जो आश्रित जनों की परिभाषा दी गई है वो सभी लोग इसमें भी कवर होंगे। अर्थात परिवार में आएंगे पति अथवा पत्नी, चाहे वो कमाते हों अथवा नहीं, 21 साल तक का पुत्र, 21 साल से अधिक आयु का पुत्र भी उसमें शामिल होगा, लेकिन PS 14,874 के अनुसार वह रेल कर्मी के साथ में रहता हो और उस पर पूर्णतः निर्भर हो, अर्थात उस पर आश्रित हो वो पूर्ण तरीके से, तब वो अपर एज लिमिट भी, अगर उसका 21 साल से ज़्यादा एज है तो भी वो चिकित्सा के लिए पात्रता रखेगा। इसके पश्चात किसी भी एज की पुत्रियां, चाहे वो अर्जन करती हों अथवा नहीं, विधवा पुत्रियां, और नेक्स्ट आता है कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्री, ये सभी लोग परिवार की परिभाषा में आएंगे। नेक्स्ट आश्रित जन, आश्रितों में यदि पिता जीवित नहीं हैं तो उसके पश्चात उसकी माँ, विधवा माँ, इसमें तलाकशुदा माँ भी उसमें शामिल होंगी, और अविवाहित अथवा विधवा बहन, भाई, सौतेला भाई 21 वर्ष तक और वो रेलकर्मी के साथ में रहते हों और उस पर निर्भर हों, किसी भी उम्र का दिव्यांग भाई, और कानूनी रूप से तलाकशुदा बहन, ये सभी लोग आश्रितों में शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये सब परिवार और आश्रित मेडिकल सुविधा के लिए पात्रता रखेंगे। जो मेडिकल कार्ड इशू होता है उसके आधार पर अब तक चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते थे, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा UMID स्कीम लॉन्च की गई, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, अर्थात मेडिकल सुविधा प्राप्त करने के लिए एक स्मार्ट कार्ड इशू किया जाएगा प्रत्येक रेलकर्मी को, उसके परिवारजनों को, उसके आश्रितों को, सभी को अलग अलग एक सेपरेट कार्ड इशू होगा जिसके आधार पे वो चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करेंगे। अब UMID कार्ड बनाने की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि UMID पोर्टल पे जाके कर्मचारी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया बहुत ईजी है, मात्र 1 मिनट में उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात रेलकर्मी स्वयं अपनी फ़ोटो और अपने परिवारजनों की, आश्रित जनों की फ़ोटो, उनके डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट्स उस पर सबमिट करेगा। सबमिट करने के पश्चात वो डीलिंग क्लर्क अर्थात कैडर क्लर्क जो भी रहेगा उसके पास में, वो जैसे ही कर्मचारी उसको सबमिट करेगा वो कैडर क्लर्क के पास में उसका UMID का डाटा फॉरवर्ड हो जाएगा। कैडर क्लर्क कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार और अवेलेबल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार उसकी सारी डिटेल्स चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के पश्चात वो
एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास उसको फॉरवर्ड कर देगा। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके पश्चात कार्ड जनरेट हो जाएगा। UMID का कार्ड जनरेट करने के बाद कर्मचारी उसको प्रिंट निकाल के एक स्मार्ट कार्ड की तरह अपने पास रख सकता है। और चूँकि ये सभी परिवारजनों के लिए, आश्रितजनों के लिए एक अलग अलग सेपरेट कार्ड होता है, तो जैसे कर्मचारी, इसका फ़ायदा ये भी है कि जैसे कर्मचारी कहीं बाहर ड्यूटी पे जा रहा है, वो मुख्यालय पे उपस्थित नहीं है, पीछे से अगर अचानक उसको परिजनों को अगर ज़रूरत पड़ जाती है, तो सबका सेपरेट कार्ड है, उसके अनुसार वो जाके रेलवे हॉस्पिटल में और उसका चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। तो ये हो गया सर्विंग एम्प्लॉय के लिए UMID और मेडिकल कार्ड से किस प्रकार वो चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब इनको ले जाके रेलवे हॉस्पिटल में कर्मचारी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करेंगे। चिकित्सा सुविधा के अलावा भी रेल कर्मियों को जैसे रिम्बर्समेंट की एक सुविधा दी गई है कि कर्मचारी अगर इमरजेंसी में बिना सूचना के अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और उसको कहीं एडमिट होना पड़ता है किसी अदर देन रेलवे हॉस्पिटल में, तो उसको रिम्बर्समेंट, उतने अमाउंट का रिम्बर्समेंट हो जाता है। और उसके लिए शर्त यह है कि रेलवे चिकित्सालय में रेलवे चिकित्सक उसकी इमरजेंसी को सर्टिफाई करेंगे कि वास्तव में जो कर्मचारी इमरजेंसी में जहां एडमिट हुआ था वो वास्तव में इतनी इमरजेंसी थी कि वो रेलवे चिकित्सालय तक नहीं पहुंच सकता था, तो उसके आधार पे उसको रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। हमारे रेलवे हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, वेल ट्रेंड स्टाफ 24/7 अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जो हमारे रेलवे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए हमारे चिकित्सा अधिकारियों और रेलवे चिकित्सालयों ने निजी हॉस्पिटल्स जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर्स, उनसे टाई अप किया हुआ है। यदि ऐसी इमरजेंसी आती है, ऐसी ज़रूरत आती है, तो कर्मचारी को उन हॉस्पिटल्स में भी रेफ़र किया जाता है और रेफ़र करने के पश्चात वहाँ पे बेहतर चिकित्सा सुविधा हमारे रेल कर्मियों को प्रदान की जाती है। ये हो गई हमारे सेवारत कर्मचारियों की कौन कौन सी सुविधाएं और कैसे कैसे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं रेलवे द्वारा, रेल प्रशासन द्वारा। इसके पश्चात हम बात करते हैं सेवानिवृत्त हो चुके रेल कर्मियों को चिकित्सा सुविधा किस प्रकार और कैसे कैसे उनको प्रदान की जाती हैं। रेल कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते हैं उस समय उनको RELHS कार्ड प्रदान किया जाता है। RELHS कार्ड होता है रेलवे एम्प्लॉय लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम, जो 1997 में लॉन्च हुई थी। उसके पश्चात उसमें कई अमेंडमेंट हुए और एक बड़ा परिवर्तन 2012 से आया कि ये प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए इसको अनिवार्य कर दिया गया 2012 से, कि जो भी रेल कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा उसको अनिवार्यतः इस स्कीम को ऑप्ट करना ही होगा। तो एक लमसम अमाउंट कर्मचारी का DCRG या सेटलमेंट ड्यूज से उसकी कटौती करके और इस स्कीम का कर्मचारी हिस्सा हो जाता है और उनको RELHS का कार्ड प्रदान कर दिया जाता है। अब जो लमसम अमाउंट है वो कितना होगा, तो उसके लिए पहले इसका कर्मचारी का लास्ट पे होता था, लास्ट पे की जो रिकवरी की जाती थी लास्ट में, और उसके आधार पे कार्ड दिया जाता था। लेकिन अभी 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल के अनुसार ये राशि निश्चित की गई है कि लेवल 1 से 5 तक 30,000 रुपये, लेवल 6 54,000, लेवल 7 से 11 78,000 और लेवल 12 एंड अबव 1,20,000। और अथवा, ये तो अमाउंट हो गया, अथवा उस कर्मचारी का अंतिम वेतन, दोनों में से जो भी कम हो वो उस राशि की कटौती की जाएगी और कटौती करने के पश्चात उसको RELHS कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा।
जिसको ले जाकर वो रेलवे चिकित्सालय में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात कर्मचारी चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। अब RLHS कार्ड में एक शर्त और है कि कर्मचारी OPD की सुविधा ले सकता है अथवा वो उसके लिए मना भी कर सकता है। लेकिन इसमें अगर कर्मचारी OPD की सुविधा प्राप्त करता है तो उसको FMA नहीं मिलेगा। अगर OPD की सुविधा लेता है तो कर्मचारी को फिक्स मेडिकल अलाउंस जो वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह है वो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कर्मचारी OPD की सुविधा वो उस समय में मना करता है, जब रिटायर होता है उस समय में वो अपने सेटलमेंट के जो पेंशन फाइल भरी जाती है उसी में उस समय में उससे पूछा जाता है कि भाई आप OPD की सुविधा लेना चाहते हैं या नहीं। यदि वो उस समय मना कर देता है कि भाई मुझे OPD की सुविधा नहीं चाहिए, तो कर्मचारी को 1000 रुपये प्रति माह जो वर्तमान में इसकी FMA का प्रति माह प्रदान किया जाता है उस रेट से 1000 रुपये प्रति माह कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा यदि वो OPD की सुविधा नहीं लेता है तो। अब ये हो गया RLHS कार्ड के बारे में कि जिसके आधार पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को भी वही सब सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो एक सेवारत कर्मचारी को प्रदान की जाती हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे सेवारत कर्मचारी को उम्मीद कार्ड की हमने बात की, इसी प्रकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद कार्ड का उसका वो हिस्सा हो सकते हैं और होना है, ये आवश्यक है। यदि सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी इसके लिए उम्मीद कार्ड के लिए क्या करेंगे, वो अपने RLHS कार्ड का जो भी लेटेस्ट PPO है उसका एक प्रति और उनके जो परिवार के सदस्य हैं या आश्रित हैं उन सब का डेट ऑफ बर्थ, ID कार्ड, उनकी फ़ोटो उनके साथ में उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसी तरीके से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के पश्चात वो सीधा चला जाएगा सेटलमेंट सेक्शन में। सेटलमेंट का क्लर्क उसको उसकी पेंशन फाइल, उसकी सर्विस रिकॉर्ड से उसके डाटा को, उसके जो भी इन्फॉर्मेशन उसने सबमिट की है उसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के पश्चात वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास उसको फॉरवर्ड कर देगा। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसका भी कार्ड जनरेट हो जाएगा और उसको प्रिंट निकाल के वो चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं रेलवे चिकित्सालय में जाके। ये उम्मीद कार्ड हो गया। इसके पश्चात एक स्कीम और है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, CTSE अर्थात कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी। जैसे इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इमरजेंसी के दौरान ये कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है। अर्थात कर्मचारी को कोई अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है जिसमें उसको किसी हॉस्पिटल में, जो रेलवे चिकित्सालय के अलावा जो भी चिकित्सालय हैं उनमें अगर उसको भर्ती होना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, तो उसमें उसको निःशुल्क उपचार उसको प्रदान किया जाएगा अगर वो इस स्कीम के तहत उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो। अब इसके लिए ये जो निजी हॉस्पिटल्स की हमने बात की, तो ये किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं। ये वही हॉस्पिटल होंगे जो हमारे रेल चिकित्सालय से संबद्ध हॉस्पिटल होंगे, अर्थात हमारे हॉस्पिटल से जिनका टाई अप होगा वो उन हॉस्पिटल्स में जाके और वो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कर्मचारी को एक वेबसाइट है railctse.utitsl.com। इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करने होंगे, पर वो डॉक्यूमेंट्स केवल JPEG अथवा JPG फॉर्मेट में ही हों। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे इसके लिए, तो पहला हो गया पासपोर्ट साइज़ का उसका फ़ोटोग्राफ और आधार कार्ड का कॉपी। आधार कार्ड वैसे ऑप्शनल है,
वो ना भी दे तो भी चलेगा, अगर है तो वो आधार कार्ड। इसके पश्चात RLHS कार्ड। RLHS कार्ड तो मस्ट है सबके लिए, तो RLHS कार्ड का कॉपी, PPO लेटेस्ट वाला। इसके पश्चात यदि आश्रित हैं तो उनका भी पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, और जो उसको राशि इसमें जमा करवानी है उस राशि का डिमांड ड्राफ्ट। वो राशि तो कर्मचारी को कितनी राशि उसमें जमा करवानी है, इसके लिए कर्मचारी के वेतन अथवा लेवल, इसके अनुसार जब वो रजिस्ट्रेशन करता है तो उसकी स्वतः गणना वो सिस्टम करता है और उसमें अमाउंट बता देता है कि इतना अमाउंट आपको जमा करवाना है। उतनी राशि का सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी डिमांड ड्राफ्ट बनवा के और उसको जमा करवा सकता है। इसके ये राशि जमा करवाने के पश्चात कर्मचारी इसका आजीवन लाभ ले सकता है। ये राशि केवल एक बार जमा होगी और इसके पश्चात उसको कोई और फॉर्मेलिटीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कर्मचारी को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरा उसने और सभी जितने डॉक्यूमेंट्स का हमने अभी जिक्र किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स को JPG या JPEG फॉर्मेट में वो उसको अपलोड कर देगा और उसके पश्चात वो उसको सबमिट कर देगा और वो आ जाएगा कंसर्न पर्सनल ब्रांच में। पर्सनल ब्रांच उसको वेरीफाई करेगा सेटलमेंट में, उसके जो भी सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन फाइल है उसके आधार पे उसका वेरिफिकेशन करेगा और पर्सनल डिपार्टमेंट उसको फॉरवर्ड कर देगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। इसके लिए कर्मचारी को ऑनलाइन के साथ साथ में जो ऑनलाइन उसने फॉर्म जमा करवाया था उसका प्रिंट निकाल के उसका हार्ड कॉपी प्लस जो डिमांड ड्राफ्ट उसने जमा करवाया था, वो डिमांड ड्राफ्ट जितने राशि का उसने बनवाया था उस डिमांड ड्राफ्ट का ओरिजिनल कॉपी, वो सब वो पर्सनल ब्रांच में देगा और उसके पश्चात पर्सनल ब्रांच उसको लेखा विभाग में फॉरवर्ड कर देंगे वेरिफिकेशन के पश्चात। लेखा विभाग नेक्स्ट उसका वेरिफिकेशन करेगा और उसको भेज देगा CMS, जो भी कंसर्न जिस भी डिवीज़न का मामला रहेगा जैसा भी रहेगा उसके CMS के पास में वो उनको फॉरवर्ड कर देंगे और CMS उनको जो उनकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो करके और वो पुनः पर्सनल डिपार्टमेंट में उसको फॉरवर्ड कर देंगे। इसके पश्चात पर्सनल डिपार्टमेंट UTI ISL को कार्ड जनरेट करने के लिए, कार्ड बनाने के लिए अधिकृत करेगा। UTI ISL जो भी संबंधित कर्मचारी है जो आवेदक है जिसने आवेदन किया है उसके एड्रेस पर कार्ड तैयार करके उसके एड्रेस पर भिजवा देगा। कार्ड जब रिसीव हो जाएगा कर्मचारी के पास में तो कर्मचारी उसकी ऑनलाइन रिसीविंग भी देगा। ऑनलाइन रिसीविंग के पश्चात ही वो कार्ड कार्य करना प्रारंभ करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि वो ऑनलाइन उसका रिसीविंग दे। तो साथियों, आज हमने चिकित्सा सुविधाएं जो एक रेल कर्मचारी, सेवारत रेल कर्मचारी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी हैं उनको प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।